हैं आप लोग, आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी के बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। याद रखिएगा आज के क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। आज के क्लास में आपको कुछ नई और कुछ पुरानी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन मिला जुला के क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज का आपका पहला प्रश्न है, आपको बताना है अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है। आपको बताना है अपने ही वातावरण में एक जैविक समुदाय जैसे तालाब हो गया, महासागर हो गए, वन हो गया, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहते हैं। पहला कह रहा है जीवोम, दूसरा कह रहा है समुदाय, तीसरा कह रहा है जैव वातावरण और चौथा कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र। बताइए, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर अपने ही वातावरण का एक जैव समुदाय है, वो तालाब भी हो सकता है, महासागर भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, या कोई जल जीवशाला भी हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, जीवोम कहेंगे, समुदाय कहेंगे, या अजैव वातावरण कहेंगे, या कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। आपने पढ़ा है कि आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि तालाब का भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, महासागर का भी होता है, वन का भी होता है, और किसी भी जल जीवशाला का भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। इसके भीतर सभी जैविक समुदाय आते हैं जो एक वातावरण में एक साथ कार्य करते हैं, और इस पर अजैविक क्रियाओं का भी एक तरीके से कहिए प्रभाव होता है, या उनके साथ परस्पर क्रिया करके ये अपने तंत्र को मजबूत करते हैं या कहिए स्थिर करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवमंडल के संघटक के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन को दिखाऊंगी। क्वेश्चन है जीवमंडल, यानी कि कहीं का जीवमंडल या जिसको बायोस्फीयर भी कहते हैं, इसके संगठन के लिए विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। यानी कि छोटे से लेकर के बड़े इकाई को आपको बताना है कि कहाँ से शुरुआत होके छोटा सा सबसे छोटा इकाई किसी पारिस्थितिकी या बायोम का और उसका सबसे बड़े इकाई तक जाना है आपको, यानी कि और वही क्रम में लगाना है। देखिए आपके सामने हैं ऑप्शंस, और आपको ऑप्शंस की सहायता से उत्तर देना है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, फटाफट उत्तर दीजिएगा आपका क्या है जो कि सही हो जाएगा। जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में कौन सा है जो सही अनुक्रम है। पहला कह रहा है क्या पहले अणु बनता है, उसके बाद कोशिका, उसके बाद कोशिका समूह, फिर जीव, फिर जो है जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और जैवमंडल। दूसरा कह रहा है कोशिका समूह, अणु, कोशिका, जनसंख्या, जीव, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवमंडल। तीसरा कह रहा है जीव, जनसंख्या, अणु, कोशिका, कोशिका समूह, जैवमंडल, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र। और चौथा कह रहा है जीव, जनसंख्या, कोशिका, कोशिका समूह और पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और जैवमंडल। इसमें से कोई एक ही है जो सही अनुक्रम को बता रहा है, और जो सही है वो आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सी बात है और आपको मोस्टली ये सारी चीज़ें पता ही रहती हैं कि सबसे पहले आपका क्या बनता है। सबसे जो छोटा एक तरीके से कि पदार्थ है वो परमाणु होता है। परमाणु के बाद जो आता है वो अणु होता है। अणु से मिलकर के ही कोशिकाओं का निर्माण होता है, और कोशिका से बन के ही कोशिका समूह बनते हैं। कोशिका समूहों से जीव बनता है, जीवों से जनसंख्या बनती है, जनसंख्या से समुदाय बनता है, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, और कई पारिस्थितिकी तंत्रों को अगर आप ले लें तो थोड़ा थोड़ा करके जीवमंडल या जैवमंडल बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है फॉल आर्मी वार्म के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। फॉल आर्मी वार्म, देखिए आर्मी से पता चल रहा होगा कि ये झुंड में होंगे, वार्म से पता चल रहा होगा कि वो कीड़े होंगे, यानी कि जो आर्मी के साथ जो कीड़े चलते हैं या जो कीड़े होते हैं काफ़ी संख्या में एक साथ अटैक करते हैं, इनके बारे में क्या सही है। जैसे आपने नाम सुना होगा टिड्डियों का, क्या इनके बारे में सही है। पहला कह रहा है
यह एक कीट है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है यह अपनी लार्वा अवस्था में मक्का फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। तीसरा कह रहा है इस कीट से होने वाली फसलों के नुकसान को रोकने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय तरीकों में आनुवांशिक संवर्धित फसलों और कीटनाशकों का उपयोग शामिल है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। आपको बताना है फॉल आर्मी वर्म के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी शानदार है, अंडरस्टैंडिंग का है, तो गलत तो बिल्कुल ही नहीं होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे क्या सही है। तो आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। जो आपके फॉल आर्मी वर्म कीट होते हैं ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में ऐसे जो है कीटों का जो एक तरीके से कहिए कि आक्रमण ये 2016 में पहली बार मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में इसको मतलब खोजा गया था और वहीं से धीरे धीरे करके ये भारत के क्षेत्रों में भी फैल गए थे। पहले ये कहाँ ढूंढे गए थे, ये शुरुआती दौर में मध्य अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका में ढूंढे गए थे, क्योंकि यहाँ काफ़ी शुष्क क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में इनका काफ़ी पैदावार होता है। धीरे धीरे करके ये भारत सहित विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में देखे जाने लगे थे, तो याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लार्वा चरण होता है इसमें ये जो कीट होते हैं ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और 80 से लगभग अधिक जो पौधों की प्रजातियां हैं ये इनको नुकसान पहुंचाते हैं या इन पर ये पोषित होते हैं या इन पर ये डेवलप होते हैं। खास करके मक्का के फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। याद रखिएगा ये बहुत फास्ट उड़ते हैं, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो है उड़ सकते हैं और ये अपने जीवन काल में लगभग 1000 से ज़्यादा अंडे देते भी हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से ये अपने संख्या को बढ़ाते भी हैं। और इनको अगर नियंत्रित करना है तो वही तरीका है आनुवांशिक संवर्धन कीजिए या कीटनाशकों का छिड़काव कीजिए या ऐसे पौधों को डेवलप कीजिए जो कीटों से प्रभावित ना हो या जिनको कीटों ना खाते हो। तो इस तरह से आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं और ये काफ़ी चर्चाओं में रहने वाली बातें भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। आपको असत्य कथन बताना है। आपके सामने ऑप्शन है प्रमुख प्रजातियां किसी जीव समुदाय में प्रचुरता तथा जीव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों को पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं। आपको बताना है प्रमुख प्रजाति का मतलब यहाँ पे है की स्टोन को ही प्रमुख प्रजाति कहा जाता है, क्योंकि प्रमुख कौन होता है, जो की स्टोन होता है। तो कह रहा प्रमुख प्रजाति कहिए या आप इसको की स्टोन प्रजाति भी कह सकते हैं, की स्टोन प्रजाति भी कह सकते हैं या प्रमुख प्रजाति कह सकते हैं। ये प्रजातियां कह रहा है किसी समुदाय में प्रचुर तथा जीव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय में जो अभिलक्षण है इस पर अपना प्रभाव डालती हैं। दूसरा कह रहा है पायोनियर जाति नग्न जमीन को आक्रमित करती हैं, इनकी वृद्धि दर तथा जीवन अवधि अधिक होता है। और तीसरा कह रहा है आपका दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। बताएंगे आपका क्या है जो सही हो जाएगा या असत्य। आपको असत्य बताना है, इसमें से कोई आपको जो लग रहा हो, क्या पहला असत्य है, क्या दूसरा असत्य है या तीसरा या चौथा, कौन सा है जो असत्य है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। और पहला तो आपका बिल्कुल भी असत्य नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कीस्टोन प्रजातियाँ इनका जो जीव भार है ये भले ही कम होता हो लेकिन ये अपने समुदाय पे बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलक्षण को दर्शाती हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है ये क्यों गलत है, क्योंकि जो आपकी पायनियर जातियां होती हैं ये ज़्यादातर नग्न ज़मीन को आक्रमित करती हैं, नग्न ज़मीन पे ये जो है पाई जाती हैं। लेकिन गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है क्योंकि इनकी प्रजातियों का जो वृद्धि दर होता है वो बहुत अधिक होता है, लेकिन जो जीवन अवधि होती है वो कम होती है। वृद्धि दर अधिक होता है सही है, लेकिन जीवन अवधि जो होता है ये क्या होता है, ये आपका अवधि, अच्छा हाँ ठीक है, कम होता है। तो बिल्कुल दोनों बातें सही हैं, सही है, यानी कि दोनों बातें सही हैं। जीवन अवधि कम होता है और वृद्धि दर जो है ये अधिक होता है, दोनों बातें सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखिएगा दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। आपको गलत कथन बताना है और आपके सामने हैं 3 ऑप्शन, इसमें से कौन सा है जो कि आपका गलत है, गलत बताना है, याद रखिएगा। पहला कह रहा है पृथ्वी पर सबसे बड़ा अवशोषक जो है
प्रदूषणग्राही जलमंडल है। साथ ही कह रहा है समस्थापन होम्योस्टेट्स सुनिश्चित नियंत्रण है। आपको बताना है क्या पृथ्वी पर सबसे बड़ा अवशोषक प्रदूषणग्राही जलमंडल है। ये आपका हो गया, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। कह रहा है समस्थापन जिसको कहते हैं होम्योस्टेटिस, कह रहा है ये सुनिश्चित नियंत्रण जिसको साइबरनेटिक्स कहते हैं के जरिए प्रकृति के संतुलन का रख रखाव है। तीसरा कह रहा है जयमंडल का अर्थ संपूर्ण स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल होता है। और आपका तीसरा कह रहा है फ्लोराइड की अधिकता के कारण होने वाले फ्लोरोसिस रोग राजस्थान और गुजरात में सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है आपको वो बताना है और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है, आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपको बहुत सारी आज नई बातें भी जानने को मिलेंगी, तो बताएंगे कौन सा है जो सही नहीं है। और जिसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे वो मुझे पता है कि आपको किस में कन्फ्यूज़न होने वाला है और लाजमी है कन्फ्यूज़न होना, क्योंकि इतनी गूढ़ता से अगर चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं तो गलत हो जाता है। तो याद रखेंगे क्या है जो सही नहीं है। आपका तीसरा सही नहीं है, क्योंकि जयमंडल का अर्थ जो होता है ये संपूर्ण स्थल मंडल को, संपूर्ण जलमंडल को और संपूर्ण वायुमंडल को नहीं लेता, बल्कि उस पतली परत को लेता है जो जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल में जहाँ पे जीव पाए जाते हैं। यानी कि जयमंडल सभी पारितंत्रों का वैश्विक योग होता है, जिसका मतलब होता है जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ का एक पतला स्तर पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं जयमंडल। यानी कि जहाँ पे जीव पाए जाते हैं, जैसे वायुमंडल में सब जगह जीव नहीं पाए जाते, स्थल मंडल पे भी सब जगह जीव नहीं पाए जाते, पानी में भी सब जगह जीव नहीं पाए जाते, इसलिए संपूर्ण को ना लेकर के हम उस पतले संहत को लेंगे जो स्थल, वायु और जलमंडल का होता है, जहाँ पे जैविक या कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए आपका तीसरा गलत हो गया। बाकी पहला भी सही है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अवशोषक प्रदूषणग्राही जलमंडल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का क्षेत्र है। और दूसरा भी सही है समस्थापन जिसको होम्योस्टेटस कहते हैं, ये सुनिश्चित नियंत्रण के जरिए प्रकृति के संतुलन का रख रखाव है। ये बात भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा भी सही है, फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है और इसका ज़्यादातर प्रभाव राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चा लोग। यहाँ पे संपूर्ण ना दिया होता और यही दिया होता कि जयमंडल का अर्थ स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल होता है तो भी सही हो जाता। संपूर्ण लिखने की वजह से ये थोड़ा जो है एकदम एग्जैक्ट सही नहीं है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी शानदार है। आज की क्लास के आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आपको बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी, तो इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है। पहला कह रहा है कथन, क्या घोंघे और केचुए अम्लीय मिट्टी में नहीं पाए जाते हैं जबकि युगलीना प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा कारण है कि समुद्र के विपरीत स्थल पर मृदा का पीएच मान, यहाँ पे होगा कि समुद्र के विपरीत स्थल पर मृदा का पीएच मान मृदा जीवों तथा पादपों, यहाँ पे होगा मृदा जीवों तथा पादपों को प्रभावित करता है। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। तो फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा, दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। घोंघे और केचुए अम्लीय मिट्टी में नहीं पाए जाते हैं जबकि युगलीना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। समुद्र के विपरीत स्थल पर मृदा का पीएच मान मृदा जीवों और पादपों को प्रभावित करता है। बिल्कुल दोनों बातें एकदम से सही हैं, तो इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका काफ़ी शानदार प्रश्न है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका कौन सा कथन है जो सही है। पहला कह रहा है उल्लू एवं बिल्लियाँ दोनों का पारिस्थितिकी स्थान समान होता है जबकि पारिस्थितिकीय आवास भिन्न होता है। क्या ये बात सही है कि उल्लू तथा बिल्ली दोनों का पारिस्थितिकी जो स्थान है वो समान होता है जबकि पारिस्थितिकी आवास भिन्न होता है। फिर कह रहा है
दोनों छछूंदरों एवं चूहों का भक्षण करते हैं, परंतु दोनों भिन्न आवास का हिस्सा हैं। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। देखिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का है, आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। क्या सही है? क्या उल्लू तथा बिल्लियाँ दोनों का पारिस्थितिकी स्थान समान होता है जबकि पारिस्थितिकी आवास भिन्न है? क्या दोनों छछूंदर और चूहों का भक्षण करते हैं परंतु दोनों भिन्न आवास का हिस्सा हैं? बताएंगे क्या दोनों बातें सही हैं या कोई भी सही नहीं है? तो निश्चित ही आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। उल्लू और बिल्ली क्या होती हैं? दोनों पारिस्थितिकी स्थान समान होता है, यानी कि जंगल में आपका उल्लू भी होता है और आपकी बिल्ली भी होती है, दोनों हैं, लेकिन उनका आवास क्या है? भिन्न भिन्न है। उल्लू पेड़ पे रहता है, बिल्ली जो है नीचे ज़मीन पे रहती है। दोनों छछूंदर और चूहों को खाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का जो आवास है वो अलग है। दोनों के जो आवास हैं ये आपके क्या हो जाते हैं? दोनों भिन्न आवास के हिस्से हो जाते हैं। तो याद रखिएगा दोनों क्या हैं? भिन्न आवास के हिस्से हैं। तो आपका दोनों बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है। ये मत सोचिएगा कि किताबें पढ़ के ही आप सिर्फ सॉल्व कर सकते, कॉमन सेंस का यूज़ करके भी और अपने ज्ञान का यूज़ करके भी सही कर सकते हैं। कथन है उष्णकटिबंधीय बायोम क्षेत्र की वनस्पति अस्तरीकरण दर्शाता है। क्या उष्णकटिबंधीय बायोम क्षेत्र की वनस्पति अस्तरीकरण को दर्शाता है? कारण है सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति के अनुसार वृक्षों की ऊंचाई की 2 से 3 अस्पष्ट परतें होती हैं। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग, पढ़ा हुआ है आपका? कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ा है और आप अपने ज्ञान का यूज़ करके सही कर लेते हैं तो वही आपका स्मार्ट तरीका है। तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सब कुछ पढ़ाया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय बायोम की जो वनस्पतियाँ हैं स्तरीकरण को दर्शाती हैं, बिल्कुल सही है। और सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति के अनुसार वृक्षों की ऊंचाई 2 से 3 लेयर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। इसीलिए इन वनों में नीचे अंधेरा रहता है, अंधकार छाया रहता है, यानी कि उजाला कम होता है क्योंकि ये कई लेयर में या कई स्तरों में पाए जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कुछ वृक्ष ऐसे होंगे जो बड़े होंगे, फिर कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो और छोटे होते हैं, और उसके बाद तीसरे स्तर की लताएँ होती हैं जो इन पर जो है चढ़ती रहती हैं। इस तरह से आप देखेंगे इतने सघन हो जाते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ नीचे के क्षेत्र में नहीं पहुँच पाती और यहाँ दिन में अंधेरा छाया रहता है। तो इस तरह से आपका दोनों बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? कौन सा कथन है जो सही है? शानदार प्रश्न है। कह रहा है एकल फसलीय संस्कृति, कह रहा है एकल फसलीय संस्कृति ने जैव विविधता में योगदान दिया है। क्या एकल फसलीय संस्कृति ने, यानी कि एकल फसलीय समझ रहे ना, एक फसल वाली संस्कृति ने जैव विविधता में योगदान दिया है? कारण कह रहा है यह प्राकृतिक विविधता में योगदान करता है। क्या एकल फसलीयकरण से संस्कृति में विविधता आती है? क्या एकल फसलीय से जो है जैव विविधता बढ़ता है? कह रहा दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन है जो सत्य हो जाएगा। एकल फसलीय संस्कृति ने जैव विविधता में योगदान दिया है और दूसरा कह रहा है कि यह प्राकृतिक विविधता में योगदान करता है। अब आपको बताना है कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या जो है कोई भी सही नहीं है। चारों ऑप्शन में से क्या करने वाले हैं आप लोग? फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग क्या है जो सही है। तो याद रखेंगे आपका कोई भी सही नहीं है, क्योंकि अगर एक फसली खाली है, एक ही फसल का उत्पादन करते हैं तो संस्कृति में जैव विविधता कहाँ बढ़ेगी? जैव विविधता के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, भिन्न भिन्न प्रकार के फसल, प्लांट, हर चीज़। जब तक विभिन्नता नहीं होगी तब तक विविधता कहाँ होगा? तो इसलिए गलत हो गया। और अगर एक फसलीकरण हो रहा है तो ये कहाँ प्राकृतिक विविधता कहाँ हुआ? तब तो एक ही तरह की प्रकृति पाई जाएगी ना वहाँ पे। अगर सिर्फ धान की खेती हो रही तो सिर्फ धान ही होगा, तो विविधता कहाँ ला रहा है? यानी कि विविधता के लिए चाहिए कि वहाँ पे विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाए, जीवों की भी और वनस्पतियों की भी। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, अगर एक प्रकार की वनस्पति होगी तो उसमें जीवों की प्रकार भी कम ही पाए जाएंगे। जब बहुत तरह की वनस्पतियाँ होती हैं तो जीवों के प्रकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस तरह से आपका कोई भी सही नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, जो कि बहुत ही गूढ़ता से प्रश्न को बनाया गया है। जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है। जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? पहला कह रहा है इकोटोन, दूसरा कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा कह रहा है बायोटोप और चौथा कह रहा है जीवोम। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सा है? और आपके लिए काफ़ी आसान है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसा मुझे पता है कि जैवमंडल के संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सा पाया जाता है। तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी पर विद्यमान सभी जो जीवन हैं और या कहिए कि जीवन क्षेत्रों के जो समूह हैं उसको हम जैवमंडल कहते हैं। और ये आपस में एक दूसरे के साथ और अपने भौतिक वातावरण के साथ सानिध्य बनाए रखते हैं या उनसे क्रिया करते रहते हैं, और इन्हीं जैवमंडल इकाइयों को पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, जैवमंडल की संरचना जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र से मिलके बनती है। आज ही आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के ही मिलने से आपका क्या होता है, जैवमंडल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा है जो सही है? पहला कह रहा है संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण के गुण अथवा विशेषताओं को निर्धारित करती है। क्या ये बात सही है कि संकेतक प्रजातियां ऐसी प्रजातियां होती हैं जो पर्यावरण के गुण और विशेषताओं को निर्धारित करती हैं? दूसरा कह रहा है मूल तत्व प्रजाति वह प्रजाति है जिसका उसकी प्रचुरता के सापेक्ष पर्यावरण पर अनुपात विहीन व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्या ये बात सही है? तीसरा कह रहा है आधार प्रजातियां वह प्रजातियां जिनकी किसी समुदाय की संरचना में एक मजबूत भूमिका होती है। चौथा कह रहा है कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो सही है। काफ़ी शानदार प्रश्न है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो, सब कुछ पढ़ा हुआ है। कीस्टोन प्रजाति पढ़ा है, आधार प्रजाति पढ़ा है, मुख्य तत्व प्रजाति पढ़ा है, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अम्ब्रेला प्रजाति पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना पढ़ा हो। सांकेतक प्रजातियाँ, कीस्टोन प्रजातियाँ, सब कुछ रटा हुआ है आपका। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सेंस बदला है, लेकिन बाकी परिभाषा वही है। तो क्या है जो सही हो जाएगा बताएंगे बच्चा लोग, और आपको ये सॉल्व करने में समस्या बिल्कुल नहीं होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। क्या सही है? सभी बातें सही हैं। संकेतक प्रजाति आप जानते हैं वो प्रजातियां जो पर्यावरण पर पड़ने वाले पॉजिटिव निगेटिव प्रभाव से सबसे पहले प्रभावित हो। तो बिल्कुल सही है, ऐसी प्रजातियां जो पर्यावरण के गुण अथवा विशेषताओं को निर्धारित करती हैं, उन्हीं को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ इस समय कुछ पर्यावरण पर निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अगर संख्या घटेगी या विलुप्त होंगी तो पता चलेगा कि निगेटिव है। अगर संख्या बढ़ रही है, प्रचुर हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है मूल तत्व प्रजाति ये वह प्रजातियां हैं जिसका उसकी प्रचुरता के सापेक्ष पर्यावरण पर अनुपात विहीन व्यापक प्रभाव होता है। बिल्कुल सही है, यह वह प्रजातियां होती हैं जिनकी प्रचुरता जितनी है उतना ही क्या होता है, उन व्यापक प्रभाव भी वो अपना डालते हैं। तो इसलिए आपका ये भी सही हो जाएगा। मूल प्रजातियां वह प्रजातियां हैं जिसका उसकी प्रचुरता के सापेक्ष पर्यावरण पर अनुपात विहीन व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये नहीं देखना है कि कितने अनुपात में कितना प्रभाव डाल रहे हैं, बल्कि वो प्रभाव डालते हैं क्योंकि वो क्या हैं, मूल तत्व प्रजाति हैं। और फाउंडेशन प्रजाति या आधार प्रजाति बिल्कुल सही है कि वह प्रजातियां जिसकी किसी समुदाय की संरचना में एक मजबूत भूमिका होती है, एक मजबूत आधार होता है, निश्चित ही वो क्या होंगी, फाउंडेशन या आधार प्रजाति, जैसे कि कीस्टोन प्रजातियां। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बायोम को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसको तो सॉल्व करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया है। पहला कह रहा है सवाना, दूसरा कह रहा है प्रेरी, तीसरा कह रहा है टुंड्रा और चौथा कह रहा है टैगा। आपके पास ये वनस्पतियाँ हैं। मैंने आपको बताया था कि जब जीरो से लेकर 90 की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आपका पृथ्वी है, और जब हम 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं तब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये जो वनस्पतियाँ हैं इनकी प्रजातियाँ दूसरी होती चली जाती हैं। और हमने ये भी बताया था कि जब आपके पर्वत हैं, ढाल से लेके हम चोटी की तरफ बढ़ते हैं तब भी वनस्पतियों की प्रजातियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस परिवर्तन को आपको बताना है,
आपको यहाँ पे 0 से 90 की तरफ बताना है, और यही सेम जो है पर्वतों पे ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ भी होता है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, पहले में है आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा, बी में है पहला तीसरा दूसरा चौथा, सी में है पहला दूसरा चौथा और तीसरा, डी में है दूसरा पहला तीसरा और चौथा। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो सभी को इसका उत्तर पता होगा, इसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, समाना। समाना आपको पता है उष्ण कटिबंध का है। अगर उष्ण कटिबंध का है तो क्या होगा, ये पहले पाया जाएगा उष्ण कटिबंध। दूसरा है आपका प्रेरी, ये आपको पता है कि शीतोष्ण कटिबंध का है, शीतोष्ण कटिबंध का है। टुंड्रा और टैगा में आप पहले आपका टैगा आएगा, जिसको कोड़धारी वृक्ष कहते हैं। ये आपका शीतोष्ण कटिबंध के बाद का वाला है, यानी कि यहाँ पे टुंड्रा या टैगा जो वन होते हैं, जो इस तरह से होते हैं, इनको कोड़धारी वन भी कहते हैं। और आपका लास्ट में क्या हो जाता है, ये टुंड्रा हो जाता है, इसको टैगा या कोड़धारी वन कहते हैं। टुंड्रा जो होती है काई लाइकेन झाड़ियाँ होती हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में एकदम ऊपर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगे, सवाना, यहाँ पे आपके प्रेरी, यहाँ पे आपके टैगा और यहाँ पे आपकी टुंड्रा। और पर्वतों पे लेते तब यहाँ भी सवाना, फिर आपके हो जाते प्रेरी और फिर आपके जो है टैगा और यहाँ पे टुंड्रा। इस तरह से आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया गया है क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जैव समुदाय की स्थितियाँ की विशेषता है, यानी कि जैव समुदाय की स्थितियों की विशेषता कौन सी है, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शंस। पहला कह रहा है उत्पादकता में वर्ष दर वर्ष स्थिरता। दूसरा कह रहा है समय समय पर आने वाली बाधाओं के लिए प्रतिरोधकता या लचीलापन। तीसरा कह रहा है विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का प्रतिरोध। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन जैव समुदाय की स्थिरता की विशेषता है। कहीं के जैव समुदाय में स्थिरता कब आएगी, उसके लिए कौन सी विशेषता चाहिए, आपको ये बताना है। तो ये आपको यहाँ से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके जैव समुदाय को स्थिरता प्रदान करेगी, आपको कौन सा सही लग रहा है। सब कुछ आपका पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना मालूम हो। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या सही हो जाएगा। क्या उत्पादकता में वर्ष दर वर्ष स्थिरता जो है समुदाय को स्थिर बनाएगी। क्या समय समय पर आने वाली बाधाओं के लिए प्रतिरोधकता या लचीलापन इसको अस्थायी बनाएगा। क्या विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का प्रतिरोध इसको अस्थायी बनाएगा। क्या सभी चीज़ें उसको अस्थायी बनाएंगी। तो निश्चित मेरे बच्चों को तो समस्या नहीं होने वाली है इस प्रश्न को सॉल्व करने में। आप सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें कहीं के जैव समुदाय को स्थिर बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, इसकी विशेषता है। तो आपका बिल्कुल सही है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये आप लोग जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही आसान है। आप लोगों के लिए कम से कम जितना बड़ा है उतना ही आसान है, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने पढ़ाया है। कौन सा कथन है जो सही है, आपको विचार करना है। यानी कि यहाँ पे आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और फिर इसमें से बताना है कि ये किसकी विशेषता का वर्णन हो रहा है, ये आपको बताना है। आपके सामने देखिए ऑप्शंस हैं। पहला कह रहा है यह समुदाय सकरा, ये यहाँ पे होगा कि यह समुदाय सकरा या बहुत चौड़ा हो सकता है। यह समुदाय सकरा या बहुत चौड़ा हो सकता है। कौन हो सकता है, कह रहा है इसमें संलग्न पारिस्थितिकी तंत्र की दशाएं मध्यवर्ती होती हैं। तीसरा कह रहा है यह रैखिक होता है क्योंकि इसमें एक आवाक समुदाय के प्रजाति संघटक में क्रमिक वृद्धि देखी जाती है तथा साथ साथ समीपस्थ अन्य निर्गामी समुदाय की प्रजातियों में कमी देखी जाती है। अब आपको बताना है ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषताएं परिलक्षित हो रही हैं। कोर प्रभाव है ये, या निकेत है, या संक्रमिका है, या आवास है। आपके सामने हैं ऑप्शंस और आपको ऑप्शंस बताना है। फटाफट दीजिएगा उत्तर क्या है जो आपका सही हो जाएगा। देखिए काफ़ी आसान है और आपका पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था, कुछ आपको याद हो ना हो, मैंने आपसे कहा था कि जो संक्रमिका होती है ये सकरा भी हो सकता है और चौड़ा भी हो सकता है, जिसको इकोटोन कहते हैं। तो बिल्कुल आपके इसी स्टेटमेंट से आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपका वो सकरा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल इसी से पता चल गया कि ये संक्रमिका यानी कि इकोटोन की बात कर रहा है। तो इकोटोन अगर है तो दिक्कत नहीं है।
बाकी इसमें संलग्न पारिस्थितिकी तंत्र की दशाएं मध्यवर्ती होती हैं, यानी कि बीच की होगी। अगर दो पारिस्थितिकी तंत्र मिल रहे हैं तो ये क्या होगा, ये बीच का होगा, क्योंकि इसकी भी विशेषता पाई जाएगी, इसकी भी पाई जाएगी, तो ये कैसा हो गया, बीच का हो गया, तो मध्यवर्ती होगा। तीसरा भी कह रहा है यह रैखिक होता है क्योंकि इसमें एक आवश्यक समुदाय के प्रजाति संगठन में क्रमिक वृद्धि देखी जाती है तथा साथ साथ समीपस्थ अन्य निर्माण समुदाय के प्रजातियों में कमी देखी जाती है। बिल्कुल यहाँ पे इन प्रजातियों की जो आसपास की होंगी उनकी वृद्धि देखी जाएगी और जो दूर की होंगी उनमें कमी देखी जाएगी। तो इसलिए आपका जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संक्रमिका या इकोटोन। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका बेहद इंपॉर्टेंट और शानदार है। चलिए बच्चा लोग उत्तर दीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, कौन सा कथन है जो सही है आपको ये बताना है, और ये भी आपका बिल्कुल पढ़ा हुआ है तो इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कह रहा है संक्रमिका, कह रहा है ये दो या अधिक विविध पारितंत्र के बीच एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। क्या ये बात सही है कि संक्रमिका या इकोटोन दो या अधिक विविध पारितंत्र के बीच एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। दूसरा कह रहा है कोर प्रभाव, कोर प्रभाव कह रहा है कि दो पर्यावासों की सीमा पर समुदाय या समष्टि की संरचनाओं में या कहिए कि होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। तीसरा कह रहा है निकेत, कह रहा किसी प्रजाति की उसके पर्यावास या पारितंत्र में विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका तथा स्थान को संदर्भित करता है। और आपका चौथा कह रहा है गृह परास जिसको होम रेंज कहते हैं, वह क्षेत्र है जहाँ कोई जीव दैनिक या आवधिक आधार पर निवास तथा वितरण करता है। अब आपको बताना है क्या होगा, यहाँ पे होगा विचरण करता है। पांचवा कह रहा उपरोक्त सभी, ये सारे शब्द आपके पढ़े हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सत्य है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्या संक्रमिका दो या अधिक विविध तंत्रों के या पारितंत्रों के बीच स्थित समष्टि क्षेत्र है। दूसरा कह रहा है क्या कोर प्रभाव दो जो है यहाँ पे होगा दो, मैंने पर्यायवाची नहीं होगा बल्कि दो पर्यायवास होगा, दो पर्यायवास की सीमा पर समुदाय या समष्टि की संरचना में होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करता है। क्या निकेत किसी प्रजाति की उसकी पर्यावास या पारितंत्र में विस्तृत क्रियात्मक भूमिका स्थान को संदर्भित करता है। क्या गृह परास या होम रेंज वह क्षेत्र है जहाँ कोई जीव दैनिक या आवधिक आधार पर निवास और विचरण करता है। क्या सभी बातें सत्य हैं? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, सारी बातें सही हैं। मैंने आपको बताया था इकोटोन इकोटोन या संक्रमिका दो या अधिक पारितंत्रों के मिलने से बन सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सकरा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है। कोर प्रभाव बिल्कुल इसी के जैसे ही है कि दो पर्यावास की सीमाओं पर समुदाय या समष्टि की संरचना में होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करता है। निकेत आप सभी को पता है प्रजाति की कार्यात्मक इकाई है उसके पारिस्थितिकी तंत्र में, और गृह परास या होम रेंज वह क्षेत्र जहाँ कोई जीव दैनिक व आवधिक आधार पर निवास और विचरण करता है। तो आपकी सारी बातें बिल्कुल सही। उम्मीद है कि प्रश्न आपको काफ़ी शानदार लगा होगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है। देखिए कई बातें आपको फिर से रिकॉल करने में मदद मिल रही होंगी क्वेश्चन की सहायता से। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है। निम्न कथनों में से कौन सा है जो सत्य है, आपको सत्य बताना है। कह रहा है संक्रमिका एक अवस्थान्तर क्षेत्र है जहां दो प्राणी समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। दूसरा कह रहा है संक्रमिका पतली या चौड़ी हो सकती है। तीसरा कह रहा है इकोक्लाइन एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में क्रमिक स्थापन है और दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती। चौथा कह रहा उपरोक्त सभी बातें सही हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा आपका क्या है जो कि सही हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए क्या है आपका सही है, और ये सारे तथ्य आपको बिल्कुल और बिल्कुल याद होने चाहिए। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा, और निश्चित ही आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि आपका जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सारी बातें एकदम से करेक्ट हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो आपका इकोक्लाइन है ये पर्यावरण का भौतिक रासायनिक परिवर्तित रूप है
जो जीवन और जो किसी प्रजाति की उपस्थिति पर जो मतलब अनुपस्थिति है या स्थिति है उस पर निर्भर करता है। और एक इकोक्लाइन जो है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा इकोक्लाइन। इकोक्लाइन एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में क्रमिक स्थापन या दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं बनाता है। इस तरह से बाकी बातें आपको पता ही हैं, उसमें कुछ बताना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे आपका इकोक्लाइन और आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। कह रहा है इकोक्लाइन पर्यावरण का भौतिक रासायनिक परिवर्तित रूप है जो जीवन और किसी प्रजाति की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा कह रहा है एक इकोक्लाइन थर्मोक्लाइन और कोमोक्लाइन, होमोक्लाइन या पायोनोक्लाइन हो सकता है। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर देंगे कि आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, बिल्कुल नए नए शब्द मिल रहे होंगे आपको और आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग, याद रखेंगे दोनों बातें सही हैं। जो कि मैंने व्याख्या के दरमियान आपको ये चीज़ें बता दी हैं तो आप लोगों को मदद मिल गया है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। इकोक्लाइन पर्यावरण का भौतिक रासायनिक परिवर्तित रूप है जो जीवन और किसी प्रजाति की उपस्थिति अनुपस्थिति पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, एक इकोक्लाइन थर्मोक्लाइन, कोमोक्लाइन, होमोक्लाइन या पाइनोक्लाइन हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये बातें बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चन, मैं उसको और अच्छे से बता दूंगी। अन्यथा आजकल तो इतने सारे संसाधन हैं, गूगल हैं और बहुत सारी चीज़ें, आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम के बारे में क्या सही है। पहला, इसमें एक सुस्पष्ट आर्द्र एवं शुष्क अवधि होती है, क्या ये बात सही है। दूसरा कह रहा है इसमें C4 और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले घास प्रजातियों की प्रचुरता होती है। तीसरा कह रहा है यहाँ घास की जड़ प्रणाली विकसित होती है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम के संदर्भ में कौन सी बात है जो आपकी सही हो जाएगी। तो इसमें भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, शानदार है और आप लोगों को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। और कम से कम आप लोगों से तो मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी नॉलेज और कॉमन सेंस दोनों का यूज़ करके उत्तर को सही निकाल सकते हैं। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग, तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल चौथा सही है, यानी कि सारी बातें सही हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम एक अस्पष्ट आर्द्र और शुष्क अवधि यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ की मिट्टियों में नमी का थोड़ा कमी होती है और साथ ही यहाँ पे आग लगने जैसे संभावनाएं भी बनती हैं। मिट्टी की जो पोषक तत्व होते हैं और साथ ही आप देखेंगे शाकाहारी जो जंतु हैं इनके द्वारा मतलब यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वातावरण बनता है, जिसकी वजह से ये मतलब वनस्पतियों को खाते हैं, इनकी संख्या काफ़ी मिलती है। और यहाँ पे C4 प्रकार के घास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी के साथ ही उच्च स्तरीय प्राथमिक उत्पादक को बनाए रखते हैं। और साथ ही देखेंगे यहाँ जो घास होता है उसकी जो जड़ होती है वो काफ़ी गहराई तक जाती है और अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत बना के रखती है। तो सभी बातें बिल्कुल सही हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ लीजिएगा, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल बायोम से आ गया है। मरुस्थल भी आपने पढ़ा हुआ है, बताएंगे मरुस्थल बायोम के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। कह रहा अधिकतर मरुस्थल दोनों उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के कर्क और मकर रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्या ये बात सही है। दूसरा कह रहा है मरुस्थल जीवों में उत्पादकता सबसे कम होती है लेकिन ये अधिकतम क्षेत्रफल आच्छादित करते हैं। तीसरा कह रहा है मरुद्भिद झाड़ियों तथा अल्पकालिक प्रकार की वनस्पतियों की प्रधानता होती है। और कह रहा है कि सभी बातें सही हैं। आपको बताना है मरुस्थलीय जीवों के बारे में कौन सी बातें हैं जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो आप क्या उत्तर देने वाले बच्चा लोग, मुझे पता है कि आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपको ये सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सही कह रहा है। और जब एक से अधिक कथन सही हो जाते हैं तो सब सही हो जाता है, तो सब सही है आपका। यानी कि आपको पता होगा कि जो आपका मरुस्थल है ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे वर्षा कम मिलता है लेकिन उसकी तुलना में वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है।
और जो आपके मरुस्थलीय जीवोम हैं ये अधिकतर क्या होते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कर्क और मकर रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं और इनकी जो उत्पादकता होती है ये कम होती है, लेकिन इनके जो क्षेत्र होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं। यानी कि क्षेत्र के आधार पे आप देखेंगे उत्पादकता प्रति हेक्टेयर बहुत कम होती है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को ही हम उत्पादकता कहते हैं, ओवरऑल उत्पादन की बात नहीं कर रहा है। उत्पादकता कम होती है लेकिन क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं ये अधिकतर अल्पकालिक होती हैं, मरूदभिद होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। ये सारी बातें आपको बिल्कुल पता है। यहाँ के जीव रात्र में घूमते हैं और ठोस रूप में मूत्र त्याग करते हैं, सब कुछ आपको पता है, बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए और ये भी आपका काफ़ी शानदार है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। सही कथन बताना है बच्चा लोग। और फिर से आपके लिए पढ़ी हुई चीज़ें आ चुकी हैं। कह रहा है वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुर तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षण पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं वो आपकी कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। दूसरा कह रहा है कीस्टोन प्रजातियां अन्य प्रजातियों की आनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्रांतिक जातियां बहुतायत में पाई जाती हैं क्योंकि ज़्यादातर वनस्पतियों का परागण बीज व फूल के निक्षेपण पर निर्धारित करता है या निर्भर करता है। और चौथा कह रहा है सभी बातें बिल्कुल सही हैं। बताइए क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि सब कुछ आपका पड़ा हुआ है तो समस्या नहीं होने वाली है। और आज तो क्वेश्चन भले ही बड़े बड़े हैं लेकिन ऑप्शन से पता चल जा रहा है कि क्या सही होगा। मुझे पता है कि आज आप लोगों ने उपरोक्त सभी का ट्रिक पकड़ लिया है और इसकी मदद से सही उत्तर दे रहे हैं कि उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये तो आपको रट गया है, कितनी बार समझा चुकी हूँ। ये भी रट गया है, कितनी बार बताऊँ। ये आपका तीसरा देख लीजिए कि क्रांतिक प्रजातियां यानी कि वो प्रजातियां जिनकी संख्या ज़्यादा होती है ये बहुतायत में पाई जाती हैं क्योंकि ये ज़्यादातर वनस्पतियों का परागण बीज और फूल के निक्षेपण से होता है, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इनको क्रांतिक प्रजातियां कहते हैं। अब आपका आज का सबसे छोटा प्रश्न, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। आपको बताना है समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है। आपके सामने हैं ऑप्शंस। कह रहा है पारिस्थितिकी अनुक्रम, दूसरा कह रहा है सीयर, तीसरा कह रहा है समुदाय गति की और चौथा कह रहा है जैव भार का पिरामिड। बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा और इसमें फंसेंगे आप लोग। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्रिक पकड़ के रखा था उपरोक्त सभी का, लेकिन इसमें उपरोक्त सभी नहीं है। अब चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। फटाफट दीजिएगा उत्तर, क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। तो याद रखेंगे क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका जो सत्य है वो केवल और केवल आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2 सीयर, यानी कि जो प्राथमिक क्रम की उत्पत्ति होती है ऐसे आवास क्षेत्र में होती है जो इसके पहले जैविक जीवों के रूप से खाली था। मैंने आपको बताया था ना प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। तो जो द्वितीयक आप देखते हैं क्रमक, यानी कि जब वहाँ पे जीव नहीं होते हैं, मिट्टी तो बनी रहती है लेकिन मिट्टी के बनने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है जहाँ पे जीव और बाकी जो बीज हैं उनका परागण होता है वो आते हैं और फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताई हूँ। प्राथमिक अनुक्रम में मैंने बताया था कि मिट्टी भी बनती है, ऐसी चीज़ें धरातल पर कम देखने को मिलती हैं। तो ये द्वितीयक प्राथमिक अनुक्रमण का ही एक शब्द है सीयर, याद रखिएगा, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव जाति जीवन का एक उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो मानव जाति जीवन का एक उदाहरण है। जल तंत्र है, दूसरा है घास का मैदान, तीसरा है वर्षा वन और चौथा है फसली भूमि। बताएंगे आपका क्या है जो कि सही हो जाएगा। और काफ़ी आसान है, आज का सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा है जो मानव जाति जीवों का एक उदाहरण है। फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो निश्चित ही इसमें आप लोगों को समस्या नहीं होने वाला है क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी आसान है। आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 फसली भूमि ही मानव जाति जीवन का एक उदाहरण है। आपका जल तंत्र नहीं है, घास का मैदान भी नहीं है और वर्षा वन भी नहीं है। जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपका ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी आसान है, इसमें तो कोई दम नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर देंगे आप लोग। कह रहा है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है।
ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल लीक क्वेश्चन है, क्योंकि आज ही आप लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया है। इको टाइप, इकेड, इकोस्फीयर या इकोटोन, तो निश्चित ही बच्चा लोग आयोग ने इसको पूछा हुआ है, लेकिन आप लोगों को आज मैंने काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। क्या हो जाएगा? इकोटोन, या इसी को हम कहते हैं संक्रमिका। तो चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आज आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? पहला कह रहा है नैसर्गिक पर्यावरण, दूसरा कह रहा है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, तीसरा कह रहा है शहरी पर्यावरण, और चौथा कह रहा है आधुनिक पर्यावरण। बताएंगे मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहा जाता है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। और ये आपके लिए नया भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो याद रखेंगे आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण। यानी कि मानव गतिविधियाँ जैसे तीव्र नगरीकरण हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गया, या जो आपके प्राकृतिक संसाधन है इनका अंधाधुंध दोहन है, इसके परिणाम स्वरूप जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन हैं, अथवा जो मनुष्यों द्वारा उत्पन्न जो प्रदूषण है, इसी को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहते हैं। याद रखिएगा, मानव जो अपनी गतिविधियों से नेगेटिव इम्पैक्ट उत्पन्न करता है, इसी नेगेटिव इम्पैक्ट को कहा जाता है एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, ये तो होगा ही नहीं। सिर्फ शहरी और बाकी आधुनिक नहीं होगा। आपका एंथ्रोपोजोनिक का मतलब आपने समझ लिया होगा। पर्यावरण पर मानव गतिविधियों से पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को ही हम कहते हैं एंथ्रोपोजोनिक। याद रखेंगे बच्चा लोग। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पर्यावरण कुजीन वर्ड्स पर्यावरण एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरण वक्र का किस प्रकार का मतलब जो है मतलब प्रभाव देखने को मिलता है? फिर से सुन लीजिए। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? आपको ये बताना है। पहला कह रहा है उल्टा यू आकार का, दूसरा कह रहा है उल्टा वी आकार का, तीसरा कह रहा है उल्टा एल आकार का, चौथा कह रहा कोई नहीं। बताएंगे। देखिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नया भी होगा, लेकिन इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि जो पर्यावरणीय कुजनेट वक्र है ये कैसा आकार बनाता है। तो याद रखिएगा ये कैसा आकार बनाएगा, तो ये बनाता है आपका उल्टा यू आकार का। यानी कि पर्यावरणीय कुजनेट वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं जो प्रति व्यक्ति आय है, जीडीपी है, के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो मतलब ये जो शुरू किया गया, ये किसने किया है? एक पर्यावरणीय व्यक्ति हैं जिन्होंने ये शुरू किया है। और ये कैसे दर्शाते हैं? उल्टा यू आकार से दर्शाया जाता है। यानी कि जैसे जैसे देश शुरू में विकसित होते हैं प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन बाद में अर्थव्यवस्था आगे जब विकसित हो जाती है या विकास हासिल कर लेती है तो प्रदूषण कम हो जाता है। और इसका मतलब है जब जो है एक तरीके से कहे शुरुआती दौर में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन बाद में जब अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है तो फिर प्रदूषण घटता। जैसे अमेरिका ने शुरू में जब औद्योगिकरण किया तो बहुत तेज़ी से पॉल्यूशन किया था, लेकिन अब जब वहाँ पे उन्होंने सारे संसाधनों को डेवलप कर लिया है, तब अब वो प्रदूषण को कम करने का हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे प्रदूषण कम हो। तो निश्चित ही अब वो कम होगा। तो यही दर्शाता है कौन? कुजनेट्स वक्र जो है ये दर्शाता है, जो कि उल्टा यू आकार का दर्शाता है। ये याद रखिएगा। ये कहता है कि जैसे जैसे विकास होता है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन जब विकास हो जाता है तो फिर प्रदूषण घट जाता है। इसको इस तरह से समझ लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य था, आयोग के द्वारा पूछा हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा बच्चा लोग। जो भी चीज़ें हैं हम पूरा प्रयास कर रहे हैं डिटेल क्लास और क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल याद करा दें, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपनी तरफ से भी बहुत मेहनत करना है। हम अपनी तरफ से जितना प्रयास हो पा रहा है कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कैरियर के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए और कितना मेहनत कर रहे हैं। तो खूब मेहनत कीजिए और ऐसे ही हम लोग शानदार प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे और अभ्यास करेंगे। तो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।